हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन इन सुपर 30 यूट्यूब चैनल जिनके जम्मू में 3 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। आज आपके केमिस्ट्री टीचर डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से पहले पता होना चाहिए आपको मैटर क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर? ये मैटर होता क्या है? ये पेन, आप, मैं, बोर्ड, कैमरा, एवरीथिंग असाइड यू, जिसका वजन होता है यानी मास होता है, एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जगह लेता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। सर ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। व्हाट इज मैटर? दैट मींस जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ये बना होता है छोटे छोटे टुकड़ों का। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम एटम्स बोलते हैं। सो व्हाट आर एटम्स? These are the smallest particles of matter. तो ये छोटे छोटे टुकड़े इस मैटर के होते हैं और ये खुद बना होता है किन चीजों का? जो ये एटम होता है, जिसका यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम शो की है। एटम में 3 चीजें फंडामेंटल्स होते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं एंड न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होती। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। सो आज हम चलो इसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह ये इस धरती पे वजूद में आ चुका है। दिस इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल है दिस वन, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन माय डियर वंस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ट्यूब से डिस्कवर हुआ है। दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पहली बात, इसको कैथोड रेज क्यों बोलते हैं? दूसरा, इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था? एक गिलास ट्यूब लिया जाता है। मैं पहले आपको डायग्राम बताऊंगा। अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहते हो, घर में पिछले जमाने में, पुराने जमाने में एक टीवी हुआ करता था और टीवी में ये चीजें नजर आती थी जिसको हम पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। और वो पिक्चर ट्यूब से ही, दैट्स ऑल्सो कैथोड रे ट्यूब, उसी से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था। बाद में आप उसकी वजह से इमेजेस देखने लगे। दिखता कैसा है पिक्चर ट्यूब? दैट इज लुकिंग लाइक दिस। गिलास ट्यूब है, 2 वायर्स यहां पे हैं जिसको हम हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहां से एक पॉइंट लगा दिया गया है जिसको हम वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं, जो गैस का प्रेशर यहां पे मिनिमाइज कर लेता है। और डे टू डे लाइफ में आप इस पिक्चर ट्यूब को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाइटनिंग आप सब लोगों ने देखी होगी, ये उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब 2 बादल बहुत हाई स्पीड के साथ टकराते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। उस वोल्टेज टकराने के कारण से जो वो सामने गैस हो जाता है ना, वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मींस उसके इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स, गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं जाएंगे, वो धरती की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं और उस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक आर्क दिखाई स्टार्ट होने लग जाती है। और दैट लाइटनिंग, यहां पे भी वही सेम प्रोसेस हो जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको घर बैठे बैठे एक एग्जांपल दिया। कौन सा प्रिंसिपल है? लाइटनिंग वाला प्रिंसिपल पे ये वर्कआउट कर लेता है। ओके, क्या बात, क्या बात। अब इसमें कैथोड रेज क्यों बोलते हैं और इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? बात यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, इसका दूसरा नाम ही है क्या? कैथोड रे। जिस तरह प्रोटॉन का दूसरा नाम एनोड रे, तो इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम कैथोड रे। अब इस कैथोड रे की अगर मैं बात करूं, एक ट्यूब होता है जो यहां पे मेंशन किया गया है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अब आप बताओगे सर कहां से हमें ये नजर आ जाएगा? आपने अपनी बैटरीज, घर में बैटरीज को देखा होगा, वहां पे भी पॉजिटिव होता है, वहां पे भी नेगेटिव होता है। सो ऑन द बेस ऑफ दैट यू कैन कंसिडर दैट एज इलेक्ट्रोड्स
कैथोड एंड एनोड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गिलास ट्यूब है इसमें नॉन रिएक्टिंग गैस होता है। सर कौन सा गैस होता है? नॉन रिएक्टिंग गैस, लाइक नोबल गैसेस, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। नाइट्रोजन इनर्ट, वो भी आपस में रिएक्ट नहीं करता। वो गैस यहां पे रखना जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। अब पहला चीज साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यहां पे नॉन रिएक्टिंग गैस रखा, यहां पे कैथोड एक मेटल रखा, यहां पे भी एनोड, इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ। कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्जड। यहां पे हाई वोल्टेज इस्तेमाल किया, हाई वोल्टेज की वजह से उनको इस गिलास ट्यूब में कलर नजर आने लगा। यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर, इस तरह कलर आने। भाई साहब जो गैस होता है ये तो नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर मैं वोल्टेज सिंपली देता हूं मुझे तो कोई कलर नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब हाई वोल्टेज दिया तो कलर आने लगा। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा भाई। मतलब ये हुआ अगर आप यहां पे लैंप रखोगे ये तो जलना स्टार्ट करेगा जब आप हाई वोल्टेज दे देते हो। ओके, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? साइंटिस्ट परेशान हो गए क्योंकि दैट मींस अगर आप वायर यहां पे रखते हो, ये तो नॉन रिएक्टिंग गैस है ना, तो यहां से आपको करंट लगनी चाहिए ना, लेकिन लगती नहीं है। कि आपको अगर आप यहां पे वायर एक साथ पकड़ लेते हो, वो कनेक्टेड है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसको आपने पीछे से पकड़ा हुआ है, तो यहां से आपको थोड़ी ना करंट लग जाएगी, आपको हाथ को थोड़ी ना करंट लग जाएगी क्योंकि आपने वो रबर वाले एरिया को टच किया हुआ, दैट्स नॉट कंडक्टिंग। लेकिन यहां पे गैस क्या कंडक्टिंग है? नो, इट्स नॉट कंडक्टिंग इन नेचर। नहीं तो आप पता नहीं कितनी वायर्स ऊपर होती तो आप करंट से पता नहीं कब खत्म हो जाते। तो मतलब क्या हुआ? तो ये कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? यही साइंटिस्ट को परेशानी का सामना हुआ। यही रीजन था इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था कि ये जो गैस है, जिस तरह यहां पे लाइटनिंग आ जाती है, आयनाइजेशन ऑफ गैस, इसी तरह यहां पे भी कुछ चीजें नजर आ जाती हैं कि गैस में कुछ चीजें हो जाती हैं कि जो हमने हाई वोल्टेज यहां से दी वो गैस को तोड़ देता है दो हिस्सों में, पॉजिटिव पार्ट एंड द नेगेटिव पार्ट, जिसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब उस गैस को आयोनाइजेशन हो गई, लेकिन मुझे यह नहीं पता यहां से, दैट मींस इस रे से मुझे पता चलता है कोई ना कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं, राइट? कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं वो कैसे पता चला? साइंटिस्टों ने क्या किया, दूसरा स्टेप, उन्होंने यहां पे भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा। इफ इट इज विजिबल टू यू माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, यहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जब उस पे लाइट पड़ती है ना वो चमकता है। हैव यू एवर सीन द ऑब्जेक्ट्स जो चमकते हैं? रात को अगर आप निकलोगे ना, लाइट पड़ती है ना, वो ब्लाइंड टर्न, ड्राइव स्लो, आप समझ गए, तो वो चमकते हैं। इसी तरह एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे भी जब लाइट पड़ती है ना, ये चमकता है। मैंने इसको इस साइड में रखा, एनोडिक साइड में रखा, ये चमकने लगा, लेकिन इस साइड में रखा, ये चमकने नहीं लगा। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसका मतलब यह हुआ अगर इस साइड में चमकता है तो इसका मतलब यह हुआ ये जो रेडिएशंस हैं माय डियरेस्ट वंस, ये यहां से यहां मूव करते हैं। मतलब ये जो ये जो कोई भी चीजें है ना, ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं? कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो यहां पे चीजें ना, ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैसे पता चला? जब आपने जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहां पे रखा, क्योंकि आपको यहां पे वो ग्लो करने लगा, यहां पे ग्लो नहीं करने लगा। दैट मींस यहां पे ग्लो करने लगा, नहीं लगा, दैट मींस यहां से कोई चीज नहीं जा रही, जाती है तो कैथोड से एनोड की तरफ चीजें जा रही। इसीलिए इन रेडिएशंस का जो नाम पड़ा, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, कैथोड रेज। पहली बात तो क्लियर हो गई, व्हाट आर कैथोड रेज? द रेडिएशंस दैट आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नंबर 1, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नंबर 2, इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम कैथोड रेज, दूसरा चीज इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? ये तो गिलास ट्यूब था, तो डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो गैस होता है माय डियर वंस, लेट अस सपोज ये जो गैस है ये ऐसे था, राइट? उसमें एटम्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये गैस क्या होगा? ये आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर और ये पॉजिटिव पार्ट इधर, और ये इलेक्ट्रॉन ही इधर से इधर मूव कर देता है, जिनको हम कैथोड रेज असल में बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को
कोशिश करता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, खत्म हो जाए, तो डिस्चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से डिस्चार्ज, इसीलिए इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। द आयनाइजेशन ऑफ गैस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्चार्ज। असल में यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुई थी, ये उसकी तरफ मूव कर देता है। गैस आयनाइज नहीं होना चाहता था, नॉन कंडक्टिव, लेकिन इतना वोल्टेज दिया, ये नहीं मानता है, सीधे आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इसकी तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ग्रीन कलर नजर आने लगा। तो पहली बात तो मुझे समझ आ गई, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको दूसरा नाम कैथोड रेज बोलते हैं। दैट मींस जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये असल में क्या है? दीज आर द रेडिएशंस दैट आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। And how they are formed? Because of the ionization of gas, my dear ones. जैसे आयनाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बना, अब वो दूसरे की तरफ जाना चाहेगा ना, जैसे ये अर्थ की तरफ जाना चाहेगा और ये कहां जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिक वो जो रे ग्रीन कलर दिखाई देता है, यहां से आपको लाइटनिंग दिखाई देती है। पहला शब्द तो मुझे समझ आ गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड रे क्यों बोलते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड जो इसमें है, ये कैथोड रेज जो है, अगर आपको दिखाई देता है, ये स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड में ये चलते हैं। सर कैसे पता चला तुम लोगों को? दूसरी बात, कैथोड रे पता चला मुझे, डिस्चार्ज ट्यूब भी पता चला, लेकिन ये स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, वो कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है, जैसे अगर आप यहां पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हो, अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट, इस पे आपने कौन सी रेज डाली? सी रेज। व्हाट आर सी रेज? कैथोड रेज। तो ये यहां पे एक शार्प शैडो बना देता है। अगर शार्प शैडो बना देता है, दैट मींस ये ट्रैवल स्ट्रेट करते हैं। अगर शार्प शैडो नहीं बनाएगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये शार्प शैडो थोड़ी ना बनाएगा। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट से शार्प शैडो बनाने लगा, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये जो कैथोड रेज है, माय डियरेस्ट वंस, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। कैथोड रेज का दूसरा नेचर जो होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नेचर जो होता है, दैट इज दे आर पार्टिकल इन नेचर। पार्टिकल इन नेचर कैसे हैं, जरा देख लेते हैं, हाउ दे आर पार्टिकल इन नेचर। एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए कि ये कैथोड रेज यहां से यहां मूव करते हैं, तो अब देख लीजिए ये पैडल व्हील जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ओ गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। अब लाइट के बगैर देखते इसको। यस, इससे क्या कंफर्म हो जाएगा? जब तक न मैं इस पेन को इस तरीके से हिला दूंगा हाथ से, ये हिल रहा है ना, मेरे हाथ से हिल रहा, बिकॉज आई एम पार्टिकल इन नेचर, लेकिन जब इस पे लाइट पड़ती है ये नहीं हिलता है, दैट मींस दिस वेव इन नेचर। तो पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को डिविएट कर सकता है। इसी तरह अगर पैडल व्हील रोटेट करता है, जो ये कैथोड रेज हैं, दे आर पार्टिकल इन नेचर। है सर कोई एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में, थोड़ा दिखा दीजिए। ओके, बचपन में मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू डू दिस थिंग। इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे आप लोग? ऐसे कर दो इसको, ताकि एक स्क्वायर मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, बराबर स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन इधर फोल्ड मत कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो यहां से मुझे इसको काटना है, मैं इधर ऐसे रखूंगा, इधर ऐसे कर लेते हैं। जस्ट कट इट सो दैट यू आर गोइंग टू मेक ए स्क्वायर। पूरा लाइव चलेगा यहां पे। ऐसे काट लिया सर। मुझे क्या दिखाना है? पार्टिकल नेचर की वजह से पैडल व्हील कैसे रोटेट करता है। पेन से पहला चीज, फर्स्ट थिंग, इसको काट लीजिए, हर एक कॉर्नर पे इसको आधा आधा काट लीजिए। आधा काटा, कट इट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, वाओ, दिस वन ऑल्सो। यस, आई हैव टू शो यू दैट जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है, इनका पार्टिकल नेचर होता है, तभी तो ये रोटेट करेगा ना। और बचपन में आपने तो एक एक्सपेरिमेंट किया है कि आप उस कमरे को छेद करते थे, तो वहां से लाइट आती थी, तो वहां से वो पार्टिकल जैसे डस्ट दिखाई देता था, और उससे कंफर्म होता था जो एयर है वो पार्टिकल इन नेचर है। फिर इसको हर एक दायां वाला पोर्शन क्या करना है? मिलाना। यू विल हैव टू मेक इट लाइक दिस।
ना मैं इसमें पेन डाल दूंगा, पेन छेद करेंगे यहां से, नहीं इसकी निब छोटी है, कुछ और मिलेगा। अच्छा हाँ, आई हैव वन थिंग ओवर हियर, सेफ्टी पिन किसी की यहां पे रह गई थी। सेफ्टी पिन को क्या करोगे, इसको ऐसे कर लीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए। अब इस सेफ्टी पिन को इसमें डाल दीजिए, फिर इसको थोड़ा फ्रिक्शन के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए। नाउ वी हैव वन थिंग इन माय हैंड्स। भाई साहब चलेगा कि नहीं चलेगा? एयर इज पार्टिकल इन नेचर। अगर चलेगा तो मुझे आज कंफर्म होगा जो एयर है पार्टिकल इन नेचर है, और ये कैथोड रेज भी पार्टिकल इन नेचर है। अगर चलेगा ना तो एयर इज पार्टिकल इन नेचर। So this point, that means air is particle in nature. Is it or not? Yes, air is particle in nature. इसी तरह कैथोड रेज भी पार्टिकल इन नेचर है, क्योंकि वो पैडल व्हील को रोटेट करते हैं। मून पे जहां पे एयर नहीं है वहां पे ये रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो एयर, देयर आर नो पार्टिकल्स, नथिंग विल स्ट्राइक। जब तक नहीं इसके साथ कोई स्ट्राइक करेगा, जब तक नहीं इसके साथ कोई स्ट्राइक करेगा, ये रोटेट क्यों करेगा? वेव की वजह से। इस पे लाइट पड़ रही है, और लाइट डाल दो, नहीं हो जाएगा कुछ। डिड यू अंडरस्टैंड? बाद में देखिए लाइट का भी दो नेचर्स होता है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कैथोड रेज हैज पार्टिकल इन नेचर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। जो आपका कैथोड रेज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स होने के बाद मुझे पता चलेगा जो ये कैथोड रेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ये कलर मूव करता है, इससे कंफर्म हो जाता है ये खुद नेगेटिव चार्ज के। ओके, डू यू हैव एनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस? यस। ये जो कलर है किसकी तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड वी गेट टू नो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज कैथोड रेज हैज नेगेटिव चार्ज। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जिसपे पड़ेंगे ना कैथोड रेज, वो गर्म हो जाता है। इवन गिलास वॉल को देखो, उसको हाथ लगा होता है ऐसे, वो गर्म हुआ होगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हीटिंग इफेक्ट ऑब्वियसली आना ही। Another point, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स आयनाइजेशन ऑफ गैस करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसी की वजह से तो ये बन जाता है। Another important point, my dear ones, they cause ionization of gas. Ionization of gas की मैं बात करूं तो ionization of gas, अगर मैं ये एक एटम ले लूं, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इन पे हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज पड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अलग हो जाता है, और ये इसका पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ गैस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट मी डिस्कस लेटर ऑन दिस पॉइंट टू यू एंड cathode rays cause ionization of gas. Really? Yes, the next point can be, जो आपका कैथोड रेज हैं ये एक्स-रेज प्रोड्यूस करते हैं। सर क्यों एक्स-रेज? आपको पता है एक्स-रेज से हम क्या करते हैं? हड्डियों का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई साहब कहां कहां पे फ्रैक्चर हो चुका है, क्योंकि आप बाइकों पे पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन याद रख लीजिएगा, पहले जमाने में कैथोड रेज से ही हड्डियों का स्ट्रक्चर देखा जाता था। अब हमने एक्स-रेज प्रोड्यूस किए। क्या किया जाता है? टंगस्टन एलिमेंट्स एंड मॉलिब्डेनम के एलिमेंट्स को हमने, मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं। क्या? कैथोड रेज। जैसे हमने कैथोड रेज, दीज आर सी रेज, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। दैट कॉज आयनाइजेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। गॉट इट? जैसे अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या होगा? जगह खाली हो गई, और उस इलेक्ट्रॉन को नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेगा। जैसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे। सर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको ऐसे बता देता हूं। अगर आपके एरिया में किसी इंसान को 10,000 करोड़ रुपए मिल गए तो वो आपके पास नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई ना। वो यूएस चला जाएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा। लेकिन जो इसको खाली जगह रहती है उसको कोई नजदीक वाला वहां का एकोमोडेट करेगा, लेकिन फ्री में तो नहीं मिलेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा उसको।
एंड यहां पे उसको पैसे नहीं देने पड़ते हैं यहां तक आने के लिए, वो रेडिएट करता है एनर्जी, वो लूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको हम एक्सरेज बोलते हैं, और इन एक्सरेज की वजह से हम इन हड्डियों का स्ट्रक्चर देखते हैं माय डियर वंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। आई होप कि एक्सरेज आपको क्लियर हुआ, और फ्लोरेसेंस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन फ्लोरेसेंस अभी मैं डिस्कस कर रहा था, हमें ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो जाता है, उसका भी रीजन यही है। जैसे ही कैथोड रेज एक एटम ने एब्जॉर्ब की, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए या बाहर निकल गए, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने वो एकोमोडेट किए, तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, एंड ग्रीन कलर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो भी एक एनर्जी लूज करता है, एक साइड से एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब वो कुछ लूज करेगा, एंड एनर्जी कैथोड रेज एब्जॉर्ब की, यहां से ग्रीन कलर लूज कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। बहुत बड़ी चीज है फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, बट आई डोंट वांट टू गिव यू एक्स्ट्रा थिंग्स राइट नाउ व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, दैट इज क्लियर्ड ओवर हियर। फ्लोरेसेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, एंड दे कॉज इंप्रेशंस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर इनका होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मतलब बहुत अंदर तक चले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियरेस्ट वंस इज, ये जो कैथोड रेज हैं ये किसी गैस पे डिपेंड नहीं करते, चाहे ऑर्गन हो, नाइट्रोजन गैस हो, जो भी इनर्ट गैस आप डिफरेंट ले लो ना, बट कैथोड रेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इनका जो E/m रेशियो होता है, चार्ज बाय मास रेशियो हो जाता है, जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, जो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में कैलकुलेट करेंगे, जिसका वैल्यू 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, उसका सभी गैसेस का सेम होता है। दैट मींस वो सभी गैसेस का सेम होता है। व्हाट इज दैट? E/m रेशियो। ये E/m रेशियो है, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो। E मींस चार्ज बाय मास रेशियो इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती, E/m तो निकल गया, लेकिन जो चार्ज होती हैं, दैट इज माइनस, इट्स नॉट द मैथमेटिकल माइनस, इट इज जस्ट द डायरेक्शन, -1.6 × 10⁻19 कॉलम्स चार्ज होती है। जो हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो इस बार मैं डिस्कस नहीं करने वाला। इसमें 2 और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। एक है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट E/m रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, एंड दूसरा है माय डियर वंस चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये चीजें मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज -1.6 × 10⁻19। अब डियरेस्ट वंस, यहां से E डिवाइडेड बाय E/m, चार्ज अपॉन E/m रेशियो जो है, ये हमें m देगा, और दैट कम्स आउट टू बी 9.1 × 10⁻31 kg। आपका यहां से आंसर निकल जाता है। तो आपको मास के लिए कोई एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि E/m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय E/m इज इक्वल टू m, दैट विल कैलकुलेट द मास ऑफ दिस थिंग। सर हमें कैसे, अगर हम मास देखना चाहेंगे, कितना मास होगा एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान? अगर आप 1840 यहां पे लिखा गया है, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 1836 आधे लिखते हैं। अगर आप 1836 इलेक्ट्रॉन्स लोगे, उसका सेम मास होता है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन आ सकता है, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओवर हियर, 1836 यूजुअली समटाइम्स लिखा जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? 1/1836 times that of proton. Let me recap this in just 2 minutes, my dear students. मैं चाहता तो मैं इसको 2 मिनट में ही खत्म करता, लेकिन नजर पड़ी मुझे उन बच्चों पे जो 10th मूविंग 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, और वो इस चीज को याद कर लेते, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहला पॉइंट, these are called cathode rays because they are moving from cathode to anode. Number 2, these travel in a straight line because they produce sharp shadow. Number 3,
these are particle in nature because ये पैडल व्हील को रोटेट करते हैं। और जो ये कैथोड रेज हैं, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई भी गैस हो, इन कैथोड रेज का नेचर चेंज नहीं होता, जिससे हमें पता चलता है जो इनका E/m रेशियो है, जो जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था एक एक्सपेरिमेंट से, 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg, कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप गैस कोई भी ले। E/m रेशियो के बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज पता चलती है -1.6 × 10⁻19 कूलम्स। Moving to the next one, ये जो कैथोड रेज होते हैं, इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। They cause ionization of gas, they cause fluorescence, photographic प्लेट पे impressions डाल देते हैं। These are the important things which you need to remember. And one important thing, अगर हम मास्क की बात करें, that is equal to 9.1 × 10⁻31. It is 1/1836 times that of Pluton. And I have shown you the diagrams. I hope everything is clear to you. I wish you all a very best for your examinations. Thank you very much. Do work tremendous. Superb 30 आपके लिए इतने अच्छे लेक्चर्स लाएगा फ्यूचर में कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। With the experimental proof for each and every topic. God bless you. Take care.